हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्टार्स प्रोजेक्ट। ये स्टार्स प्रोजेक्ट हमारा कल लॉन्च किया है, यूनियन कैबिनेट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मंजूरी दी है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली आपको एक इसके जिस्ट में समझाऊं तो ये हमारे इंडिया में स्कूल एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक 1994 से इंडिया में चला रहा है। और यूनियन कैबिनेट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अब मंजूरी दे दी है। और इसमें अब वो अपना इसको एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाकर अपना भी शेयर डालेगी यूनियन गवर्नमेंट जो है इस प्रोजेक्ट में। तो वो हमारी स्कीम इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है जिसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 5718 करोड़, तो उसके अंदर अब 3700 करोड़ जो है वो वर्ल्ड बैंक के होंगे और रेस्ट ऑफ द जो मनी है वो यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है? जिसमें कुछ शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है और कुछ शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डालती है। जनरली जैसे 90-10 की रेशियो होती है हिली स्टेट्स के लिए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जिसमें 90% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, 10% जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे करती हैं। फॉर अदर स्टेट्स जनरली इट इज़ 60-40, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का शेयर 60% होता है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। और इसमें एक असेसमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा जो देखेगा कि प्रोजेक्ट जो है उसकी असेसमेंट करेगा कि सच में जो लर्निंग आउटकम्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं। वो हमारा एक लर्निंग सेंटर बनेगा जो कि इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस होगा, उसका नाम होगा पारक। तो अब वो भी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के अंडर होगा। ठीक है, सिमिलर टू दिस प्रोजेक्ट, स्टार्स प्रोजेक्ट की तरह एक और सिमिलर ऐसा ही एक एडीबी। अब एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो 5 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करेगा, जिसमें लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने का हमारा मोटिव है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्टार्स प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आप याद रखो ये ऑल ओवर इंडिया जो है वो अभी नहीं लॉन्च किया गया है, इसको अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा में। इन स्टेट्स में ऐसे इंटरवेंशंस की जाएंगी ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पार्टनरशिप में काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि एट द लोकल लेवल स्टेट गवर्नमेंट्स की ही इसमें मेजर भूमिका होगी, क्योंकि उन्हें ही अपनी स्कूल एजुकेशन को सुधारना है। ठीक है, तो स्टार्स प्रोजेक्ट क्या कहता है कि सपोर्टिंग द स्टेट्स इन डेवलपिंग, implementing, evaluating and improving interventions with direct linkages to improved education outcomes। वही जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि एजुकेशन आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट्स की हेल्प कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड बैंक मिलकर ये प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में लागू कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ओवरऑल मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो पूरे इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम की उसको इम्प्रूव करने का इनका मिशन है। पहले क्या होता था कि सिर्फ हम इनपुट्स डाल देते थे, कुछ हम समझ लो फंडिंग दे देते थे और हम देख लेते थे कि एनरोलमेंट हो रही है, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, बस हम अपनी एजुकेशन को वहीं तक सीमित रखते थे। लेकिन बच्चों को स्कूल तक पहुंचा चुके हैं हम, उनके एनरोलमेंट रेशियो अच्छी कर चुके हैं हम, अब हमारा काम है उन स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। उसी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टार्स प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, तो अब जो फंड्स आएंगे उसको रिसीट और डिस्बर्समेंट ऑफ फंड्स जो है वो इस इन आउटकम्स, अब आउटकम्स भी हम आगे थोड़ी देर में देखते हैं कि वो आउटकम्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या ऐसे मापदंड रखे गए हैं जिसके बेसिस पर रिसीट और डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स किए जाएंगे स्टेट्स के और लोकल लेवल पर। ठीक है, अब फंक्शंस क्या हैं? बेसिक से यही फंक्शंस हैं नेशनल लेवल पर स्टार्स प्रोजेक्ट के कि पीजीआई स्कोर्स को इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होते हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है हमारी स्टेट्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रेट करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के थ्रू ही रेट करती है कि एक स्टेट में या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, मोस्टली स्टेट लेवल पर होता है पीजीआई स्कोर्स, और उसमें देखा जाता है कि स्टेट्स की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो किस लेवल पर है, उसको एक स्कोर दिया जाता है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्स प्रोजेक्ट, ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू पीजीआई स्कोर्स को भी डिराइव करने में हेल्प करेगा और स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करेगा कि आप अपनी जो एजुकेशन के प्रति आपकी गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, ये पीजीआई स्कोर जब देंगे हम, समझ लीजिए कि एक स्टेट को पीजीआई स्कोर जब कम आएगा और दूसरी स्टेट का ज़्यादा आएगा, तो जो जिस स्टेट का स्कोर कम आया है उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप अपनी स्टेट में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। ठीक है, अब वही बेसिक बात की स्ट्रेंथनिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम्स, एस्टैब्लिशिंग नेशनल असेसमेंट सेंटर पार्क जिसके हमने बात करी है ऊपर, और बेसिकली नेशनल लेवल पर तो ही ये जो है ये सिर्फ असेसमेंट का काम ही किया जाएगा कि स्टेट्स किस तरह से अपनी लोकल लेवल पर एजुकेशन के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर रही है। और स्टेट लेवल पर क्या होगा कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशनल लर्निंग को इम्प्रूव करना, लर्निंग असेसमेंट के अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और रेमेडिएशन थ्रू टीचर डेवलपमेंट, स्कूल लीडरशिप, टीचर की डेवलपमेंट कैसे हो, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन का जो मोड है वो कैसे इम्प्रूव हो, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मतलब कि लोकल लेवल पर, स्टेट का लेवल पर तो ठीक है लेकिन लोकल इवन जो हमारा थर्ड टेयर ऑफ जो गवर्नेंस है उस लेवल पर, पंचायत और म्यूनिसिपल लेवल पर भी जो हमारे स्कूल्स हैं, क्योंकि वो इस लेवल पर होते हैं स्कूल्स, तो इसमें भी कैसे हम क्वालिटी ऑफ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं को, जो लोकल हमारी गवर्नमेंट्स हैं उन्हीं को ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही चल पाएंगे, अपनी एजुकेशन को क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, तो उनको हाथ में पावर देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन को भी लाया जाएगा और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो बेसिकली आप स्टार्स प्रोजेक्ट को अगर आप एक बेसिक लाइन में समझना चाहते हो तो आप ये समझिए कि पहले इंडिपेंडेंट इंडिया का मोटिव था कि बच्चों को स्कूल तक लाना, उनकी एनरोलमेंट बढ़ाना ताकि वो स्कूल में भर्ती होएं। जब वो हमने देखा कि हाँ एनरोलमेंट बढ़ रही है, तो अब हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है उनको क्वालिटी एजुकेशन देना, उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनकी क्वालिटी, जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने पर हम अपना फोकस डालना चाहते हैं। अब हम सिर्फ उनको स्कूल तक लाने तक एजुकेशन को हम अपनी सिर्फ इतना नहीं सीमित रखेंगे कि हाँ हमारे बच्चे स्कूल तक आ रहे हैं तो उनकी एजुकेशन जो है, हमारा जो स्टेट की या हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब गवर्नमेंट अगली जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि अपने स्कूल के बच्चों को एजुकेशन की अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना चाहती है स्टेट, हमारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उसके लिए ही ये स्टार्स प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, अब ये आउटकम्स क्या है? अब आउटकम्स जो है, मेजरमेंट कैसे मेजर किया जाएगा कि एक स्टेट जो है वो स्कूल में की एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये आउटकम्स हैं, कुछ दी हुई हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। जैसे कि बेसिकली है कि लैंग्वेज कैसे, जो बच्चे हैं वो मिनिमम प्रोफिशेंसी ग्रेड 3 लैंग्वेज में क्या कितनी चल रही है, क्या वो सेकेंडरी स्कूल में कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं और कितने स्कोर के साथ पास हो रहे हैं। गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर्स, मतलब स्टेट कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है अपनी स्कूल एजुकेशन के रिफॉर्म्स में। इन सब को, ये बेसिक से जो कुछ क्राइटेरिया रखे हैं मेजरमेंट के, वो सब आउटकम्स इसी के बेसिस पर मेजर की जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता रहा था कि 1994 में ये प्रोजेक्ट जो था स्टार्स प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक इंडिया में चला रहा था और इसका विज़न था कि एजुकेशन फॉर ऑल, पूरे इंडिया में अच्छी एजुकेशन देने का एक विज़न था वर्ल्ड बैंक के स्टार्स प्रोजेक्ट का। उस प्रोजेक्ट में अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद इनिशिएटिव लेके इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसलिए कल यूनियन कैबिनेट ने इसका डिसीजन लिया है। ठीक है, अब ये इन्हीं 6 स्टेट्स में हो रहा है, ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। अब ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू हो रहा है? समग्र शिक्षा अभियान। अब ये समग्र शिक्षा अभियान, आपको पता होगा कि 3 हमारे प्रोग्राम्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन। इन तीनों को सबस्यूम करके हमने समग्र शिक्षा अभियान बनाया था। तो ये इसी स्टार्स प्रोजेक्ट, इसी हमारे अभियान के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म, जो वर्ल्ड बैंक जो स्टार्स प्रोग्राम चला रहा था, जो अभी तक जो वर्ल्ड बैंक अकेले चला रहा था स्टार्स प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट, वो $3 बिलियन का प्रोजेक्ट था पूरे इंडिया में जो चला रहा था, जो ऊपर की स्टेट्स में। उसका क्रिटिसिज्म कुछ टाइम पहले हमारे हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल में किया गया था
वो बेसिकली आप इसमें पढ़ सकते हो कि जैसे उन्होंने कहा था कि बेसिक जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारे टीचर्स की कैपेसिटी है, जो हमारी वो इम्प्रूव करने में फ़ेल हुआ है स्टार्स प्रोग्राम, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो तभी कुछ कर सकता था, ये प्रोजेक्ट तभी कुछ कर सकता था जब हमारे जो लोकल लेवल पर जो टीचर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी होती। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेजर वैकेंसीज थी अक्रॉस द एजुकेशन सिस्टम लोकल लेवल पर, तो स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि वैकेंसीज थी, टीचर्स अवेलेबल ही नहीं थी, तो हम लर्निंग आउटकम्स कैसे इम्प्रूव करते। दूसरा वो कह रहे थे कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो थी वो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स को और डिसीजन मेकिंग पावर को भी नीचे के लेवल तक, लोकल लेवल तक पहुंचाना ज़रूरी था। लेकिन स्टार्स प्रोजेक्ट क्या करता था कि स्टेट्स के साथ सिर्फ पार्टिसिपेट कर लेता था और स्टेट्स के लेवल तक फंड्स दे देता था अगर उनको लगता था कि लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन क्या एक टीचर के लेवल तक हमारी पार्टिसिपेशन थी या नहीं, ये स्टार्स प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं था कि एक टीचर लेवल या फिर जो बेसिक लेवल पर जो हमारे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या स्कूल के एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उन सब की पार्टिसिपेशन इसमें अगर हमको अच्छे तरह से करनी थी तो उनको कुछ पावर्स देने की ज़रूरत थी, उनको कुछ फंड्स यूटिलाइज़ करने की सेपरेट पावर्स की ज़रूरत थी कि वो भी अपने एंड पर कुछ फंड्स को यूटिलाइज़ कर पाएँ, बट ऐसा नहीं था इस स्टार्स प्रोजेक्ट में। तो इसको भी अब थोड़ा सा हम जो हमारा जो अब का जो प्रोजेक्ट है उसमें रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब वो उन्होंने कहा कि जो हमारा स्टार्स प्रोजेक्ट था उन्होंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस कर दिया था। हर चीज़ को वो मेजरमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू करना चाहते थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी से मेजर नहीं कर सकते, जो कुछ क्वालिटेटिव चीज़ें हैं कि एक बच्चे की लर्निंग आउटकम पे इंक्रीज़ हुई है, उसको हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से तो मेजर नहीं कर सकते ना, उसके और भी बहुत से मेजर्स हैं उस चीज़ को हमको देखने के, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी कर दिया था। मेजरमेंट इज सीन एज अ वे टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब वो कहते हैं कि इन्होंने जो फंड्स की जो डिसबर्सल था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर दिया, जैसे कि अगर एक स्कूल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। और जो हमारे असेसमेंट्स के जो इनके क्राइटेरिया थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे एक तरह से, मतलब कि जिससे परफॉर्मेंस रिव्यू कर पाएँ। तो वो सारा परफॉर्मेंस का जो इनका रिव्यू का सिस्टम था उसको ओवरहॉल की ज़रूरत थी। तो वो कह रहे हैं कि रादर दैन फोकसिंग ऑन द चाइल्ड, जिसका मतलब हमें बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया था और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर ही हमने अपनी मेजरमेंट रखी थी कि स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। ये ऐसा वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में हो रहा था, ठीक है। अब ये हमारा जो रिसेंट स्टार्स प्रोजेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है उसमें इसको चेंज किया जाएगा या नहीं, ये हमें आगे देखना पड़ेगा, जैसा कि ये जैसा जैसा आगे ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बेसिक जो गवर्नेंस की चीज़ें थी उसको भी प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट इनिशिएटिव्स को इन्होंने आउटसोर्स कर दिया था वर्ल्ड बैंक के स्टार्स प्रोजेक्ट ने, और गवर्नमेंट के टास्क को कम कर दिया था। तो प्राइवेट, आपको पता है कि प्रॉफिट मोटिव होता है तो उसमें फजिंग ऑफ डेटा की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है ताकि फंड्स पीछे वर्ल्ड बैंक से आ पाएँ। तो प्राइवेट कंपनीज़ जो थी वो डेटा को फज करके रिपोर्ट्स दे देती थी, जिससे क्या होता था कि हमारे बच्चों का जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो असल में चाहे ना इंक्रीज़ हो लेकिन वो पेपर में इंक्रीज़ हो जाती थी। और उससे क्या होता था कि फंड्स तो आ जाते थे लेकिन असल में जो एजुकेशन की क्वालिटी वो इम्प्रूव नहीं होती थी। तो ये 5 पॉइंट्स जो थे ये क्रिटिसिज्म में दिए थे वर्ल्ड बैंक के स्टार्स प्रोग्राम में। हिंदू में आर्टिकल आया था, ये आई थिंक जून में आर्टिकल आया था। तो ये आपको हेल्प करेगा अपने आंसर की फॉर्मुलेशन में। अगर आप अपना आंसर ये बनाना चाहते हो कि स्टार्स प्रोग्राम में क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं तो आप ये लिख सकते हो कि पहले भी वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है इंडिया में, तो उसमें ये ऐसे इश्यूज़ आए थे, तो इन सब का रिड्रेसल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे को ये इश्यूज़ दोबारा ना आए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पीआईबी का ही है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब यूनियन कैबिनेट ने एक स्पेशल पैकेज 520 करोड़ का
दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के अंतर्गत हमारी यूटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 2023 से 2024 तक के जो फाइनेंशियल ईयर है। तो ये 520 करोड़ रुपए डिसबर्स करने हैं इन दोनों यूटीज़ में। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये है क्या, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है क्या। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि जिसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगी और कुछ जो है हमारी स्टेट या फिर यूटी को भी फंड करना पड़ेगा। लेकिन यूटी के कंटेक्स्ट में जो है वो सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, क्योंकि वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होता है यूनियन टेरिटरी हमारी। ठीक है, तो 100% जो खर्चा है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। और इसका प्रोग्राम का मोटिव क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि 100% खर्चा जो है वो यूटी का सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। बट अगर ये DNRLM जो प्रोजेक्ट अगर किसी स्टेट में है तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब कि 60% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी या फिर 90% खर्चा, एज द केस में भी। तो एनीवेज, तो ये प्रोग्राम जो हमारा है वो रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का एक हमारी स्कीम है जो कि 2011 में आई थी। अब आप याद रखना कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, आप इस नाम से कंफ्यूज मत होना कि इस स्कीम को 2014 में के बाद ही लाया गया होगा। असल में इस स्कीम का नाम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, जो कि 2011 में आई थी। उसके बाद इस स्कीम में का नाम चेंज करके ये दीनदयाल अंत्योदय योजना इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अब ये जो स्कीम थी इसका बेसिक मोटिव क्या था कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करना और यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन किस तरह से कि हर एक पुअर हाउस होल्ड की वुमेन की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग इम्प्रूव करना, ताकि वो माइक्रो लाइवलीहुड प्लान्स, माइक्रो लाइवलीहुड मतलब कि छोटे लेवल पर अपने कुछ काम धंधा या कुछ नौकरी ढूंढ सकें। वो इतनी ट्रेन हो सके, विमेन इतनी ट्रेन हो सकते हैं या ये पुअर हाउस होल्ड इतने ट्रेन हो सके कि वो अपना कुछ खुद का काम लोकल लेवल पर कर सकें, और उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध कराना और अपने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बनाकर खुद ही, मतलब एक तरह से आप लगा लीजिए कि आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रोग्राम था ये, एक हमारे रूरल पुअर हाउस होल्ड को। ठीक है, तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का प्रोग्राम था कि विमेन जो है वो खुद उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, ताकि वो इतनी ज़्यादा सक्षम हो जाएं कि वो एक कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लें कि अपने वो इश्यूज़ को खुद ही एड्रेस कर लिया करें, और उसी के बेसिस पर वो अपनी लाइवलीहुड भी चलाना शुरू कर दें, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो वो अपने ही इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या फिर बैंक्स के थ्रू उनको सब्सिडाइज रेट पर फाइनेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा। और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं जो लोकल लेवल पर, जिसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन नहीं है, जो कम्युनिटीज़ में ही इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, जिसमें कम्युनिटी प्रोफेशनल्स होंगे, वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प करेंगे ताकि वो जो ये विमेन है और जो ये रूरल पुअर हाउस होल्ड है ये बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए गए थे, जो कि नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर इस पूरे स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं। अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ये स्कीम जो थी, जब वो आर्टिकल 370 नहीं चेंज किया गया था, तब ये जो स्कीम है ये उम्मीद प्रोग्राम नाम से ऑलरेडी चल रही थी। लेकिन क्योंकि इस स्कीम में पॉवर्टी की जो पॉवर्टी के रेट के हिसाब से एलोकेशन की जाती है किसी भी स्टेट को फंड्स की, तो जम्मू एंड कश्मीर में पॉवर्टी का लेवल उतना नहीं था, तो इसलिए 1% शेयर मिल पाता था जम्मू एंड कश्मीर को। तो उन्होंने क्या किया है कि अब जब ये उसको यूटी बना दिया है तो उसको शेयर को इंक्रीज़ कर दिया है, और पॉवर्टी की जो एक हमारी मेजरमेंट है कि पॉवर्टी किस लेवल पर चल रही है उस स्टेट में या यूटी में, उसके हिसाब से एलोकेशन की बजाय उन्होंने नॉर्मल एलोकेशन करके दे दिया 520 करोड़ रुपीज़ की, विदाउट केयरिंग कि कितनी पॉवर्टी लेवल है उस यूटी में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये जो पूरा का पूरा मिशन है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ऊपर ये हमारा टॉपिक सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। अब बेसिक आप चीज़ याद रखना कि ये इम्प्लीमेंट तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है, लेकिन इसकी फंडिंग जो है वो
कोल इंडिया हमारा PSU है। कोल इंडिया जो है वो अपने CSR क्या होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके मुताबिक आपको जो ये हमारी PSUs होती हैं या हमारी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनको अपने प्रॉफिट का 2% जो है, नेट प्रॉफिट्स का 2% जो होता है, एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2%, वो कुछ सोशल बेनिफिट के कार्यों में लगाना पड़ता है। तो कोल इंडिया ने अपने एवरेज प्रॉफिट्स का 2% जो है वो ऐसे पेशेंट्स को जो थैलेसीमिया या सिकल सेल डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको ऐसे 200 पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए लगा दिया है। अपना CSR का जो पैसा है वो इस स्कीम में लगा दिया है, उस पैसे के थ्रू ये स्कीम बनाई है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इनसे पैसा लेकर, कोल इंडिया से ये पैसा लेकर इस स्कीम को चला रही है। अब वो स्कीम क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी 200 ऐसे पेशेंट्स को जिनको थैलेसीमिया या सिकल सेल डिसीज़ है, ताकि वो अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकें। और वो पेशेंट्स कौन से होंगे, जिनको फैमिली डोनर जो है वो मिल गया है और उनका ब्लड मैच हो गया है। तो उसमें स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी कि स्टेम सेल जो है वो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर चेंज किया जाएगा तो उनको थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज़ से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर कैप लगाया है कि मैक्सिमम कॉस्ट एक पेशेंट की 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 10 लाख पर पेशेंट ही ये जो स्कीम है इसमें बेनिफिट मिल सकता है एक पेशेंट को। ठीक है, अब थैलेसीमिया हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है। जब वो बहुत कम होता है तो उसकी वजह से आपकी वीकनेस रहेगी बॉडी में, ग्रोथ आपकी अच्छी नहीं होगी बॉडी की, हमेशा थकावट रहेगी और इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है इन सम केसेस। ठीक है, अब इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन और कुछ नहीं होता, अगर तो बहुत ही कम छोटे लेवल पर है, माइल्ड फॉर्म में है, तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही नॉर्मल पेशेंट जो है वो नॉर्मल अपनी लाइफ चला सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो गया है ये थैलेसीमिया, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक डोनर से दूसरे, आपके फैमिली में से किसी का स्टेम सेल लेकर आप में डाला जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू और इसका क्योर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत महंगा होता है, तो इसके लिए ही ये स्कीम निकाली गई है। ठीक है, अब सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं एक पेशेंट के अंदर। अब ये दोनों जो हमारी जो ये बीमारियां हैं, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज़, ये दोनों ही इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। मतलब एक पेरेंट से अपने बच्चों में जाते हैं, उनसे आगे 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 अपनी जनरेशन में चलते रहते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स का ही मोस्टली फैमिली से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ताकि स्टेम सेल लेकर उस बीमारी को ठीक किया जा सके। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो टूटने लगते हैं और शेप उनकी ख़राब हो जाती है, सिकल जैसी शेप। सिकल आपको पता है क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जिसको दराती कहते हैं, खेती बाड़ी के टाइम पे हम करते हैं, जिससे काटते हैं फसल को, वैसी शेप में हो जाते हैं, सिकल के शेप में हो जाते हैं सेल टूटकर। इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं उससे क्या होता है कि सेल्स मरने लगते हैं और जो ब्लड फ्लो है, क्योंकि सेल्स टूटने लगे हैं और ये सिकल की शेप में हो गए हैं, उसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता और उससे बहुत पेन होती है हमारी नर्व्स में। ठीक है, तो इसके भी सिम्टम्स कुछ सिमिलर से हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो जाएंगी, पेन बहुत होती है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, वीकनेस रहती है बॉडी में। तो इसकी भी मेडिकेशन क्या है, कुछ मतलब ट्रीटमेंट क्या है कि कुछ तो कई बार तो मेडिकेशन से भी ठीक हो सकता है कि अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, कुछ माइल्ड सा फॉर्म में है, नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर बहुत ही कम केसेस में बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है हमारे आज, और ये है न्यू शेफर्ड। ये याद रखना कि ये अमेज़ॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। उनका ये एक रॉकेट सिस्टम है जो कि मोस्टली टूरिस्ट्स को स्पेस में एक ग्रेविटी का एक्सपीरियंस, ग्रेविटी से दूर जाने का एक्सपीरियंस करवाने के लिए ये एक न्यू शेफर्ड जो है रॉकेट सिस्टम बनाया गया है, जो कि इन टूरिस्ट्स को 100 किलोमीटर अबव द अर्थ लेकर जाएगा। और कारमान लाइन क्या होती है कि एक समझ लीजिए कि अर्थ और स्पेस की बाउंड्री लाइन जो है, कि उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के बाद स्पेस शुरू होता है, उस बाउंड्री लाइन को हम कहते हैं कारमान लाइन। तो
तो उस लाइंस से आगे तक लेकर जाएगा और वापस आ जाएगा, ताकि लोगों को माइक्रो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस कराया जा सके। तो ये एक न्यू शेफर्ड जो है वो ब्लू ओरिजिन कंपनी का एक रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। तो अब शेफर्ड नाम क्यों रखा है, क्योंकि फर्स्ट अमेरिकन जो थे जो स्पेस में गए थे वो एलन शेफर्ड थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि कारमन लाइन जो है उसके वहाँ तक लेकर जाने का ये इसका इसका प्रोजेक्ट है। और सिर्फ टूरिस्ट को लेके जाना ही इसका मोटिव नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ टूरिस्ट और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये एकेडमिक रिसर्च, कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स वगैरह इन सब के इन पर्पसेस के लिए भी प्रोजेक्ट ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। और अगर आप पीडीएफ प्रॉपर पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चंस इस पे करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने एमसीक्यूज़ भी डाले हैं, देखिए 5 एमसीक्यूज़ होते हैं, डेली डलते हैं ये। और एडिटोरियल की भी डिस्कशंस होती हैं, जैसा आपको पता ही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक्स थे। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।